आजकल हल्ला है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम रोक नहीं लगाएंगे, 2 दिन बाद इस मसले को फिर से सुनेंगे। तो क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? अब आइए जान लेते हैं मामला पूरा क्या है। चुनाव आयोग दरअसल देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण करना चाहता है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग को संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि समय समय पर वो देश भर में अभियान चलाकर वोटर लिस्ट ठीक करता रहे। जैसे कई लोग विदेश चले जाते हैं, यहाँ की नागरिकता छोड़ देते हैं, पता चला उनके नाम आज भी वोटर लिस्ट में है तो उसका कहीं मिसयूज ना हो, या फिर कोई विदेशी नागरिक भारत आकर वोट देता रहे तो ये भी ठीक नहीं है। जैसे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के केस में ऐसा होता है। दिल्ली में बहुत सारे बसे हुए थे, उनको हटाया जा रहा है। तो इस तरह से ये एक कोशिश हो रही है। तो वोट वही दे जो इस देश का नागरिक हो। इसके लिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट ठीक करता रहता है, जिससे कि वही वोट दे पाए जो भारत का नागरिक हो। 2003 में आखिरी बार जो चुनाव वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ था वो वही था। तो फिलहाल चुनाव आयोग ने तय किया कि इसकी शुरुआत बिहार से करते हैं, क्योंकि साल के आखिर में वहाँ चुनाव है। एक तरह से ये पूरे देश के लिए एक टेस्टिंग केस भी हो जाएगा। अब इसमें क्या गड़बड़ है भाई? मुझे तो नहीं लगता कोई गड़बड़। विपक्ष इस कोशिश के ऊपर चढ़ बैठा है। उनको लगता है कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में ये प्रक्रिया हुई तो जिन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वहाँ फंसाया गया है वो वोट नहीं दे पाएंगे। अच्छा है ना, वोट क्यों देना? वो भारत के तो नागरिक है नहीं। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को कैसे परिवर्तित कर देंगे? वो नहीं करना चाहिए ना। अब सोचा जा रहा है कि इससे नुकसान अगर ऐसा हुआ तो इसका नुकसान आरजेडी का और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मुसलमान उन्हीं को वोट देते हैं। और ओवैसी की पार्टी का भी नुकसान है, क्योंकि आपको याद है 2020 के चुनाव में ओवैसी को 5 सीटें मिली थी। हालांकि 4 लोग भाग गए थे उनके। लालू ने उन्हें अपनी झोली फैला दी थी और वो उसी में कूद गए। तो ओवैसी की भी पार्टी का नुकसान है। तो अब इस मुद्दे पर सब मिलकर इकट्ठे हो गए और चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भाई वो इस मामले को परसों सुनेंगे और स्टे नहीं लगाएंगे, ये भी बता दिया। तो खैर 2 दिन बाद बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सबको सुनेगी। इस फैसले से राजनीतिक दल अब उस दिन फैसला तो आना नहीं है, उस दिन तो सुनवाई शुरू होगी। लेकिन राजनीतिक दल इतनी दहशत में क्यों है इस फैसले से कि रिवीजन किया जाए? और इतने दहशत में है कि उन्होंने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है, और इसमें सारी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। अब कुछ और अपडेट भी देख लेते हैं। पहली अपडेट है चिराग पासवान की ओर से। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार की हर सीट पर लड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या एनडीए की दिक्कतें बढ़ेंगी? हाँ, बढ़ सकती हैं, क्योंकि जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर चिराग ने पिछले चुनाव से क्या नुकसान किया था ये सबको पता है। चिराग एनडीए में रहते हुए कैसे सभी सीटों पर लड़ेंगे ये नहीं पता। कैसे हो सकता है, कैसे संभव है ये? ऐन वक्त पर एनडीए का साथ छोड़ेंगे और चुनाव में उतर जाएंगे, या बीजेपी के साथ किसी तयशुदा छिपी हुई रणनीति के तहत मैदान में उतरेंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पिछले बिहार चुनाव का नतीजा हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। जब चिराग पासवान जब ये सब ऐसी बातें करें तो पिछले चुनाव का नतीजा हमें देखना पड़ेगा, जहां 135 सीटों पर वो लड़े थे और सिर्फ 1 सीट पर जीत पाए। तो भाई अपनी औकात भी समझो, अपनी हैसियत समझो। और एनडीए ने आपको सिर माथे बिठा रखा है, केंद्र में मंत्री बना के रखा है। एक और फैक्टर है बिहार में, प्रशांत किशोर का फैक्टर। महीनों पहले से बिहार के गांव-गांव घूमकर लोगों से बात करते हैं, बताते हैं कि कैसे सारी की सारी पार्टियां बिहार के लोगों का शोषण करती रहीं और कैसे जात-पात, धर्म, बिरादरी के लोगों को वोट देकर भी बिहारी ठगे जाते रहे। खैर ये किस्सा तो देश के हर राज्य का है। सारी कहानी
प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम-घूम कर लोगों को इकट्ठा करके बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाना लिखाना हो तो उन नेताओं को पहचानो जो वोटरों को लूटते आ रहे हैं। कुछ उनकी पब्लिक रैलीज़ मैंने भी सुनी हैं, कुछ उनके इंटरव्यूज़ भी सुने हैं। मुझे एक दो बातें बहुत अच्छी लगती हैं उनकी। एक बात जो जिसमें वो कहते हैं कि आरजेडी के नेता लालू यादव अगर पिछड़ों की राजनीति करते तो शायद अपनी पार्टी में से किसी योग्य पिछड़े को आगे करते, न कि अपने लड़के को करते। तो यानी कि वो अपने लड़के को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और आगे की राजनीति उसी को सौंपना चाहते हैं पार्टी की। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है परिवार की राजनीति की जा रही है, न कि पिछड़ों की राजनीति। ये वो कहते हैं। मुझे ठीक भी लगती है ये बात, क्योंकि उनका देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव की पार्टी का देख लीजिए यूपी में, वो भी परिवार की राजनीति है। एक ही परिवार से न जाने कितने सांसद हैं। तो ये कोशिश कुछ ईमानदार लगती है प्रशांत किशोर की, लेकिन चुनावी राजनीति में पीके कितने कामयाब होंगे नहीं पता। हाँ, लोग उन्हें वोट तो देंगे, शायद इतने कि वे दूसरे दलों के नतीजों पर असर डाल सकें। इस लिहाज से वे इस चुनाव में बेहद खास हैं। इसलिए नहीं कि वे सरकार बना लेंगे, बल्कि इसलिए कि वे अगले चुनाव के लिए खुद को तैयार कर सकें। ये बड़ी बात है। एक और अपडेट है ओवैसी की पार्टी की तरफ से। ओवैसी की पार्टी की बिहार इकाई ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी है कि सेकुलर वोटों को के बिखराव को रोकने के लिए उन्हें भी महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। अब देखिए, पहले तो उन्हें वोट कटवा कहते थे तेजस्वी, अब ये बड़ी खबर है। आपको भी याद रहे कि लालू ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायक पिछली बार तोड़े थे। अब ओवैसी की पार्टी खुद ही समर्पण कर रही है कि भैया मुझे भी ले लो महागठबंधन में। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसी पार्टी को तेजस्वी वोट कटवा कहते थे। खैर, बिहार में कुल करीब 18% मुसलमान हैं और ये आम तौर पर आरजेडी को ही वोट देते हैं। आरजेडी के सामने वैसे ही सीटों का बंटवारा एक महाभारत से कम नहीं है। उसमें ओवैसी की पार्टी कहाँ फिट बैठती है, ये देखना तेजस्वी के लिए आसान बात नहीं होगी।